नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो लखनऊ से मिल रही है। जेपी नड्डा और योगी के बीच बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की है। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। यूपी चुनाव पर चर्चा के बाद डिनर भी किया गया। सीएम आवास में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई। जेपी नड्डा ने करीब 2 घंटे तक चर्चा की। तो सीएम आवास पर यह अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान चुनाव को लेकर मंथन किया गया, क्योंकि चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है। कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है और इसको देखते हुए आपको बता दी ये बड़ी बैठक सीएम के साथ जेपी नड्डा की अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक के दौरान ही चुनाव को लेकर चर्चा की गई। चुनाव के एजेंडे को लेकर बातचीत किया गया, आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की गई और मुलाकात के बाद डिनर भी किया गया। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, ये जो बैठक हुई है अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव को लेकर चर्चा की गई। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल लखनऊ दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने काकोरी शहीद स्थल के पास जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पार्टी मुख्यालय पहुंचने के साथ उन्होंने जो चुनाव प्रबंधन समिति के लोग हैं या फिर इसके अलावा जो बड़े पदाधिकारी उनके साथ 2 घंटे तक मैराथन बैठक की। इसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री आवास पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई और आगामी चुनाव को लेकर खासतौर पर टिकटों के बंटवारे को लेकर के मंत्रणा की गई। इसके बाद जेपी नड्डा वहाँ पे उन्होंने डिनर किया। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो बेशक आने वाले दिनों में पीएम मोदी के भी बड़े कार्यक्रम लगने वाले हैं। लखनऊ में ही बीजेपी की जन विश्वास यात्राएं चल रही हैं। इसके अलावा टिकटों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जहां पर आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने पार्टी के नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री के साथ भी मंत्रणा की है। बहुत शुक्रिया अनामिका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी बता रही थी, क्योंकि ये बैठक जो है और जेपी नड्डा का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। उसको देखते हुए चर्चा भी लगातार की जा रही है। और चलिए आगे बढ़िए, बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन पर एक एक करके बात भी करेंगे। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे। अगर अलीगढ़ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे और कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ एटीएस के कमांड सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शाम को लखनऊ में नगर विकास विभाग में कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन तीनों कार्यक्रम के बीच अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरे पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान ही सीएम एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में बनकर तैयार होगा। तो चलिए आपको देवबंद में बनने वाले एटीएस कमांड सेंटर से जुड़ी जानकारी देते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 200 वर्ग मीटर जमीन पर यह बनेगा। एसपीजीजी आर्मी की देखरेख में ट्रेनिंग भी होगी और 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होगी। तालिबान समर्थकों पर नकेल कसने में मददगार साबित होगी। उत्तराखंड हरियाणा की सीमा से सटे सहारनपुर में इसे बनाया जाएगा एटीएस कमांड सेंटर, जिसमें 100 कमांडो की नियुक्ति की जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे सरकार एटीएस कमांड सेंटर क्यों बना रही है, इस सेंटर को बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल एजेंसी की मदद लेकर सरकार किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहती है। रोहिंग्या घुसपैठ को रोकने की कवायद भी की जाएगी और इसके साथ ही पश्चिमी यूपी का सबसे विवादित इलाकों में एक देवबंद इलाके में सरकार नजर रख पाएगी और इसके साथ ही दारुल उलूम में बाहर से आए लड़कों पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान से आए लोगों पर भी एटीएस नजर रखेगी। तो ये वो अहम बातें हैं जिसे समझना जरूरी है। वैसे आज यूपी की सियासत में क्या कुछ खास होने वाला है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है और ऐसे में सियासी पार्टियां जनता के बीच दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। यही कारण है कि प्रयागराज में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा एक रैली करने वाले हैं। मिर्जापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रैली करेंगे।
बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वाराणसी में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बहराइच में मंत्री महेंद्र सिंह बीजेपी के युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और मुरादाबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी रैली करेंगे। तो मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। वैसे यूपी में सियासी लड़ाई अपने चरम पर है। वैसे तो सत्ता की दावेदारी हर सियासी दल कर रहा है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई खासी दिलचस्प होती जा रही है। अब आपको ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको पहले सियासी लड़ाई को समझाते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टियों पर वार किया है और इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसा है। अब समझिए आप कि क्यों बीजेपी अपमानित महसूस कर रही है। इस पर यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पलटवार किया गया है। बीजेपी ने लिखा है कि बताओ पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या है। दरअसल ये सियासी लड़ाई किस मायने से है आपको समझाते हैं, इसको भी समझिए आप। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल बोलेगा और करेगा कुछ नहीं उसे समाज कभी नहीं सम्मान देगा। तो ये ट्वीट में लिखा गया है और इस ट्वीट को लेकर आपको बता दें, स्नैपशॉट जो है उसे लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, अब समझ में आया बीजेपी के अपमानित होने का कारण क्या कुछ है। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी बीजेपी ने लिखा है, बीजेपी को तो 2014 में 71,217 में और 312 और 2019 में 62 सीट का जनादेश रूपी सम्मान यूपी की जनता ने दे दिया है। बीजेपी के पास तो जनादेश के सम्मान का सर्टिफिकेट भी है। आप तो ये बताओ कि बबुआ की पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या था। ये कारण समझ में नहीं आया। वहीं अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। उन्होंने देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में एक रैली की है और इस मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आज भी किसान चट्टान की तरह खड़ा है। विपक्ष बीजेपी के इस रथ को रोकना चाहता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। वैसे लगातार हमलावर अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा है। बिजली भी नहीं दे पाते थे, वो कह रहे हैं फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। सुनाई कि नहीं सुना उनका झूठा बयान। ये झूठ बोलने की अखिलेश यादव जी ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक रैली में कंबलों की लूट मच गई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। और ये घटना तब हुई जब पार्टी के नेता अमित जानी ने वहां जनसंकल्प रैली का आयोजन किया। रैली में भीड़ जुटाने के लिए कंबल बांटने का ऐलान कर दिया गया। जैसे ही रैली के बाद कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों में कंबल लूटने की होड़ मच गई। जिस जगह पर कंबल रखे गए थे वहां तो लोगों ने जैसे धावा ही बोल दिया। भीड़ में शामिल हर आदमी कंबल तक पहुंचने में ऐसे जुट गया जैसे वो दुनिया का आखिरी कंबल हो। इस लूट के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे की भी परवाह नहीं की। जिसके हाथ जितने कंबल लगे वो लेकर चलता बना। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। लाउड स्पीकर की मदद से भी लोगों को मना करने की कोशिश की गई। कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कही गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। किसी भी हमारे आने वाले साथी को, मां को, बहन को दिक्कत हुई तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जन संकल्प रैली में लूट का ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस बीच कुछ महिलाएं भी कंबल पाने की लालच में भीड़ में घुस गईं, लेकिन भगदड़ की वजह से उनमें कई घायल हो गई। वैसे यूपी में सियासी हंगामा तो जारी है। इस सियासी लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी दावेदारी ठोक रहे हैं और 19% मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर यूपी में सियासी जमीन खोज रहे हैं। गाजीपुर में अफजल अंसारी ने ओवैसी को सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है, अगर हिम्मत है तो गाजीपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, जमानत जब्त हो जाएगी। इस मौके पर अफजल अंसारी ने ओवैसी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी और आरएसएस का ओवैसी एजेंट है जो एक्सपोज हो चुका है।
मीडिया किस पर मेहरबान है, सरकार किस पर मेहरबान है। हर आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि जरा सी जबान तिरछी हुई तो रासुका लग जा रहा, और आप खड़े होकर के ऐसे चुनौतियां दे रहे हैं कि दूसरे को मौका मिल रहा कि वो धर्म संसद के माध्यम से किसी संप्रदाय के खात्मे तक के लिए ऐलान कर दे। ये एक गहरी साजिश है, एक एजेंडे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। इतने बड़े लीडर हैं जो सारे हिंदुस्तान में रौंद रहे हैं और ऐसे चार मीनार के नीचे महफूज सीट पे हैं, वो कह लिए गाजीपुर में आए लगे जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ क्या करे आएंगे, भिजवा दीजिए आप। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने 5000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने वीरेंद्र शुक्ला नाम के शख्स को आरोपी बनाया है, लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो आशीष मिश्रा का रिश्तेदार भी है। उस पर सबूत छिपाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी, जिसको वीरेंद्र शुक्ला ने छिपाकर दूसरे की गाड़ी को मौके पर बताया था। कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध 147, 48, 49, 302, 307, 326 और आर्म साइट के विरुद्ध में चार्जशीट आई हुई है। वीरेंद्र शुक्ला के विरुद्ध 201 आईपीसी में एडिशनल चार्जशीट आई हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहां पर थी या नहीं? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे। चार्जशीट पे ये चीज है, सिटी में है। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को क्यों आरोपी बनाया, चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। अब आपको बताते हैं कि 3 अक्टूबर को थार जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है। जो थार आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं, उस थार में आशीष मिश्रा बैठा था। एफआईआर में भी ये बात कही गई थी और इस दौरान आशीष मिश्रा ने गोलियां भी चलाई। एसआईटी की जांच में भी सामने आया कि फायरिंग आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर से हुई थी। इसके साथ ही इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश थी। इस बात को एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है। लखीमपुर की घटना लापरवाही या हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस चार्जशीट में अजय मिश्रा का नाम क्यों नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी ने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। एसआईटी भी अब जांच के घेरे में है। अजय मिश्रा टेनी जी का नाम जब एफआईआर में था तो किसके दबाव में उनका नाम निकाल दिया गया? उनके एक रिश्तेदार का नाम आया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। कौन सा ऐसा कारण है कि अजय मिश्रा टेनी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? टेनी मिश्रा जो है उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और जो इंक्वायरी हुई है ये कोर्ट के निगरानी में इंक्वायरी हुई है। अगर ये नहीं होती तो बेईमानी होती इसमें, लेकिन जो इन्होंने केसेस लगाए ना उनका ये पहले से मंसूबा था, इनका ये प्लानिंग थी। तो प्लानिंग का मतलब है कि इन्होंने जानबूझकर के मारा है। तो उनके पिताजी को जो अक्यूज है टेनी मिश्रा को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उनको भी अक्यूज बनाना चाहिए इसके अंदर। और आगे बढ़ते बात करते हैं कानपुर कारोबारी की। तो इत्र कारोबारी पंपी जैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को आईटी की टीम कन्नौज से कानपुर लेकर गई है, जहां कई घंटे पूछताछ करने के बाद कन्नौज फिर से वापस लेकर आई है, क्योंकि आयकर विभाग की टीम अनूप जैन और भाई अतुल जैन के सामने पूछताछ करना चाहती थी और इस काम को पूरा करने के बाद आयकर विभाग की टीम कानपुर से पंपी जैन को लेकर कन्नौज फिर से वापस चली गई है। पिछले कई दिनों से लगातार आयकर विभाग की टीम की छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में मिल रहे सबूतों के आधार पर टीम लगातार आगे की कार्रवाई कर रही है। पिछले कई घंटे से लगातार यहां आईटी की टीम छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद आईटी की टीम यहां से पंपी जैन को लेकर कन्नौज के लिए रवाना हो गई। यानी पहले जहां एक और उसके भाई अतुल और उसके बाद उसके बहनोई डॉक्टर अनूप के यहां काफी देर तक पूछताछ चली। लगभग 2:30 बजे करीब यहां टीम पहुंची और उसके बाद जहां एक और एक्सपर्ट्स मंगाए गए तमाम, और उसके बाद
सुरक्षा के घेरे में उन्हें यहां से कन्नौज ले जाया गया। अब देखना यह होगा कि टीम का आखिरी पड़ाव क्या होता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब चलिए ये भी आपको समझाते हैं कि कैसे मामले बढ़ रहे हैं और कहां पे कितने केसेस है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 572 नए मामले सामने आए हैं और इन मरीजों की संख्या को मिलाकर अब यूपी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2261 तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये साफ है कि यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में 101 मामले हैं, गाजियाबाद में 130 नए मरीज सामने आए हैं, लखनऊ में 86 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और मेरठ में 49 नए मरीज मिले हैं। आगरा की बात कर लेते हैं, आगरा में 33 और वाराणसी में 20 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 572 कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 2261 हो गई। वहीं प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद प्रियंका ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को भी कोरोना हो गया है। उन्हें गाजियाबाद के कौशाम्बी में यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार की तरफ से अब बचाव के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं। अब मोदी कैबिनेट की बैठक वर्चुअली होगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़े सभी सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं लखनऊ में टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कोविड के लिए इंतजाम करें। कोरोना की तीसरी लहर के बीच के आशंका के साथ ही नए साल पर देश भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत ही 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के तिलक नगर से भी सामने आई। वहां बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीन सेंटर को गुब्बारों से सजाया गया और टीका लगाने के बाद बच्चों के लिए खेलने का भी इंतजाम किया गया। अब तक कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स नॉर्मल। वहीं लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल में बने वैक्सीन सेंटर पहुंचे और टीका लगवाने पहुंचे बच्चों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुंबई और कोलकाता समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीन सेंटरों पर लंबी कतारें लगी और टीका लगवाने पहुंचे बच्चों का जोश हाई रहा। यूपी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती नजर आ रही है और यही कारण है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की गोली चल रही है। अब आप ये दो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ और दूसरी तस्वीर आगरा की है। इन दोनों जगहों पर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। लखनऊ में नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग से मुठभेड़ में विशाल और मंगेश नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि रोहित नाम का बदमाश फरार हो गया है। इस दौरान पुलिस को दोनों बदमाशों के पास से 40,000 कैश, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। वहीं आगरा के अहमदुल्ला क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम आपको बता धर्मवीर, लड़के की चाकू से गोद कर हत्या करने का भी आरोप है, जबकि गिरफ्तार बदमाश का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। सूचना पाते ही तुरंत फोर्स वहां मूव की और इन लोग से 10-15 कदम की दूरी पे ही फोर्स थी, जहां पे उनको पूछा गया कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो अंधेरे में, किस वजह से खड़े हो। तो उनमें से एक बदमाश ने फोर्स के ऊपर फायरिंग की, लेकिन कोई उसका वो बुलेट लग नहीं पाई किसी को। और उसके बाद तुरंत ही दोनों लोगों को दबोच के पकड़ लिया गया, जिसमें से एक बदमाश भाग गया जंगलों के अंदर। थाना अहमदुल्ला में 7/22 मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें धर्मवीर नामक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। इसी पर थाना अहमदुल्ला पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो रुके नहीं और भागने लगे और भागते उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और एक गोली एक व्यक्ति को लगी। और आगे भी खबरें जो आ रही हैं, यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।